जाह्नवी ने उत्साह से कहा। वह हाल ही में सचमुच बहुत घुटन भरा जीवन जी रही थी। वह दुष्ट नन्ही चिड़िया लगातार उसका मजाक उड़ाती रहती थी। नन्ही चिड़िया की ताकत के डर से उसमें उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं थी और वह केवल चुपचाप इसे सहन कर सकती थी। उसे सबसे अधिक असहनीय बात यह लगी कि गगन का उसके प्रति रवैया भी पहले जैसा घनिष्ठ नहीं रहा था। हालांकि गगन अभी भी बाहर से विनम्र और सम्मानजनक था, इस विनम्रता में स्पष्ट रूप से दूरी का एहसास था। इस बात ने जाह्नवी के मन में गगन और नन्ही चिड़िया के प्रति भारी नफरत भर दी, विशेषकर नन्ही चिड़िया के प्रति। उसका मानना था कि यह सब नन्ही चिड़िया के कारण ही हुआ है। अगर नन्ही चिड़िया ने लगातार उसका मजाक न उड़ाया होता और उसकी कमियों को उजागर न किया होता तो गगन का रवैया उसके प्रति इतनी बुरी तरह से कभी नहीं बदलता। इसलिए इस सब के पीछे वह अत्यंत घृणित नन्ही चिड़िया ही थी। इन पिछले कुछ दिनों में जाह्नवी को इस समूह में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कांटों पर बैठी हो और वह चाहती थी कि यहां और अधिक कष्ट सहने से बचने के लिए वह तुरंत चली जाए। लेकिन दुर्भाग्य से, यद्यपि वह ऐसा सोचती थी, उसमें इतना साहस नहीं था। यह सप्तखड्ग अमर भवन खतरों से भरा था। एक छोटी सी गलती भी उसकी मौत का कारण बन सकती थी। अगर वह इस समूह को छोड़ देती और सप्तखड्ग अमर भवन के भीतर अकेले यात्रा करती तो वह अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए इस समूह में घुटन महसूस होने के बावजूद उसने इसे सहन किया। अब उसे अंततः आशा की एक किरण दिखाई दी। अगर वह श्वेत हिम संप्रदाय का कोई अन्य समूह ढूंढ सके तो उसे इस समूह में रहकर और अधिक अपमान नहीं सहना पड़ेगा। जहां तक गार्गी से खजाना चुराने की उसकी योजना का सवाल था, वह बहुत पहले ही इसे छोड़ चुकी थी। उस दुष्ट नन्ही चिड़िया के रहते हुए उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। जब उसने पत्थरों के जंगल के सामने श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के समूह को देखा तो जाह्नवी सबसे पहले उनकी ओर उड़ गई। वरिष्ठ भाई पुनीत समूह के पास पहुंचने और यह देखने पर कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके श्वेत हिम संप्रदाय का एक प्रसिद्ध मुख्य शिष्य पुनीत था, जाह्नवी बहुत खुश हुई। वह जल्दी से पुनीत के पास गई और खुशी से पुकारी। पुनीत एक महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ था जिसने 6 स्वर्गीय विपत्तियों को पार किया था, जो उसे श्वेत हिम संप्रदाय में एक अद्वितीय मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली बनाता था। जबकि शौर्य और गगन में भी असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा थी, वे पुनीत जैसे सच्चे मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली के सामने फीके पड़ जाते थे। उसने पहले शौर्य से सीखा था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सप्तखड्ग अमर भवन का पता लगाने के लिए श्वेत हिम संप्रदाय द्वारा भेजे गए दल का नेता पुनीत था। अगर वह पुनीत का सहारा ले सके तो गगन की क्या बिसात, उस दुष्ट चिड़िया की क्या बिसात। हालांकि वह चिड़िया ताकतवर थी, लेकिन वह पुनीत के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर वह पुनीत को अपना समर्थन देने के लिए मना सके तो वह अंततः हाल ही में सहे गए कष्टों के लिए अपना गुस्सा निकाल सकती है। कनिष्ठ बहन जाह्नवी, तुम यहां क्या कर रही हो? जाह्नवी को आया देखकर पुनीत को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे याद था कि जाह्नवी उस दल का हिस्सा नहीं थी जो सप्तखड्ग अमर भवन का पता लगाने आया था। ऐसा नहीं था कि जाह्नवी पर्याप्त मजबूत नहीं थी, बल्कि जब पूर्वज ने शिष्यों को बुलाया था तो जाह्नवी श्वेत हिम संप्रदाय में भी नहीं थी। अगर जाह्नवी पूर्वज द्वारा खोले गए स्थानिक मार्ग से नहीं आई तो वह सप्तखड्ग अमर भवन में कैसे पहुंच गई? वरिष्ठ भाई पुनीत, किसी दुर्घटना के कारण मैं सप्तखड्ग अमर भवन में फंस गई थी, पुनीत के पूछने पर जाह्नवी ने स्पष्ट रूप से कहा। इस मामले को कुछ ही शब्दों में नहीं समझाया जा सकता था और जाह्नवी नहीं चाहती थी कि पुनीत को पता चले कि उसने एक बार गगन के साथ पवन वेग नौका पर ब्रह्मांड की यात्रा 1000 वर्षों से अधिक समय तक की थी। इसीलिए उसने केवल संक्षेप में इसका उल्लेख किया, वह विस्तार से नहीं समझाना चाहती थी। जब वे दोनों बात कर रहे थे, गगन, गार्गी, शौर्य, विराट, नन्ही चिड़िया और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्य भी पहुंच गए। वरिष्ठ भाई पुनीत, प्रणाम। वरिष्ठ भाई पुनीत, अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। गगन, गार्गी, शौर्य और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य सभी शिष्यों ने पुनीत को प्रणाम किया। कनिष्ठ भाई गगन, कनिष्ठ बहन गार्गी, तुम दोनों भी यहां आ गए। गगन और गार्गी को देखकर पुनीत की आंखों में एक बार फिर आश्चर्य दिखाई दिया, क्योंकि गगन और गार्गी भी उस समूह में अनुपस्थित थे जो इस बार शक्ति सिंधु महाद्वीप आया था। ये दोनों भी जाह्नवी की तरह स्पष्ट रूप से पूर्वज द्वारा खोले गए स्थानिक मार्ग से नहीं आए थे। यह एक लंबी कहानी है, मैं बाद में वरिष्ठ भाई पुनीत को समझाऊंगा। यह सुनकर गगन ने पुनीत को प्रणाम किया। ठीक है, पुनीत ने सिर हिलाया। हर किसी के अपने अवसर और रहस्य होते हैं और भले ही गगन उसे न बताए, वह उस पर दबाव नहीं डालेगा। आखिरकार पुनीत की उपलब्धियां पूरी तरह से उसकी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के कारण नहीं थीं। इसका एक बड़ा हिस्सा उस असाधारण अवसर के कारण था जिसका उसने एक बार सामना किया था। वास्तव में सटीक रूप से कहें तो महान सफलता प्राप्त करने वाला प्रत्येक योद्धा केवल अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा पर निर्भर नहीं रहता है। अधिकांश लोगों को असाधारण अनुभवों का सामना करना पड़ता है। यह ठीक उनकी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभा और असाधारण अवसरों के कारण ही था कि वे नायकों की भीड़ के बीच अलग खड़े थे और उन्हें मिले ये अवसर बाहरी लोगों को नहीं बताए जा सकते थे। आखिरकार खजाने आकर्षक होते हैं और यदि उनके रहस्य बाहरी लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं तो यह लालच को आकर्षित कर सकता है और उनके स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए भले ही गगन ने कुछ नहीं कहा, वह समझ सकता था। अरे विराट, देखो वो लोग जो वहां हैं, क्या वे वही कमीने नहीं हैं जिन्हें हमने पिछली बार भगाया था? जब गगन और पुनीत बात कर रहे थे, नन्ही चिड़िया ने चारों ओर देखा और जब उसने दूर काले वस्त्र पहने योद्धाओं के समूह के बीच कई परिचित चेहरों को देखा तो वह तुरंत चिल्ला उठी। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत उस दिशा में देखा।
इस पत्थरों के जंगल के सामने एकत्र हुए योद्धा 3 समूहों में विभाजित थे। एक समूह श्वेत हिम संप्रदाय का था, एक समूह काले वस्त्र पहने जल तत्व संप्रदाय का था और दूसरा समूह उग्र लाल वस्त्र पहने अग्नि तत्व संप्रदाय का था। योद्धाओं के ये 3 समूह 3 अलग-अलग स्थानों पर एकत्र हुए थे और प्रत्येक समूह दूसरों से सावधान था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के समूह की ओर देखा और वास्तव में 100 से अधिक योद्धाओं के बीच कई परिचित चेहरों को देखा। वे परिचित चेहरे कोई और नहीं बल्कि युग, यशवर्धन और जल तत्व संप्रदाय के वे अन्य योद्धा थे जिन्होंने पहले रहस्यमय विद्युत पत्थर के लिए उनसे लड़ाई की थी। इतना ही नहीं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के समूह की ओर भी देखा और पाया कि उनके बीच भी कई परिचित चेहरे मौजूद थे। वे परिचित चेहरे कोई और नहीं बल्कि समर, ध्रुव और अन्य लोग थे जिन्होंने रक्तिम आत्मा फल के लिए नन्ही चिड़िया के साथ लड़ाई की थी। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। नीलिमा, सावधान रहना, हमें शायद एक और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। विराट ने नन्ही चिड़िया को अपने विचार प्रेषित किए। हा हा हा, मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती। बिल्कुल सही समय है, मैं भी अपनी मांसपेशियों को थोड़ा फैलाना चाहूंगी। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और लापरवाही से कहा, मूर्ख नन्ही चिड़िया, लापरवाह मत बनो। हमें उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए सावधान रहना ही बेहतर है। इसके अलावा उनकी संख्या तुमसे अधिक है, तुम अकेले उन सभी को एक साथ नहीं हरा सकती। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है, मुझे पता है विराट, तुम बहुत लंबी लंबी बातें करते हो, नन्ही चिड़िया ने कुछ नाराजगी जताते हुए कहा। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट का चेहरा उदास हो गया। यह मूर्ख नन्ही चिड़िया अधिक से अधिक अहंकारी होती जा रही है। ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे कभी सबक नहीं सिखाऊंगा तो यह शायद आसमान में बहुत ऊंची उड़ने लगेगी। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया टेलीपैथिक रूप से संवाद कर रहे थे, गगन श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर बढ़ा। भाई विराट, मैं आपका परिचय कराता हूं। यह हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के प्रतिभाशाली वरिष्ठ भाई पुनीत हैं। गगन ने श्वेत वस्त्रधारी विराट का परिचय कराया। फिर उसने पुनीत से कहा, वरिष्ठ भाई पुनीत, यह मेरा नया दोस्त है, भाई विराट। प्रणाम साथी दांववादी पुनीत। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए पुनीत को प्रणाम किया। आपसे मिलकर खुशी हुई, पुनीत ने प्रणाम का उत्तर दिया। हालांकि उसके तौर तरीके उचित थे, लेकिन उसका रवैया काफी टाल मटोल वाला था। स्पष्ट रूप से उसने एक साधारण दिव्य विकास लोक के शिखर वाले योद्धा विराट के बारे में अधिक नहीं सोचा था। वह केवल गगन के सम्मान में विनम्र हो रहा था। आखिरकार उसकी स्थिति को देखते हुए एक साधारण दिव्य विकास लोक के शिखर वाला योद्धा उसकी बराबरी करने के योग्य नहीं था। अगर गगन ने विशेष रूप से उसका परिचय नहीं कराया होता तो वह विराट को दूसरी बार देखता भी नहीं। दिव्य विकास लोक के शिखर वाली एक साधारण चींटी उसके ध्यान के लायक नहीं थी। अपनी ताकत से वह उस स्तर की कई चींटियों को एक हाथ से कुचल सकता था। विराट ने तुरंत पुनीत के इरादों को भांप लिया, लेकिन उसने परवाह नहीं की और बस मुस्कुरा दिया। गगन मूल रूप से पुनीत से नन्ही चिड़िया का परिचय कराना जारी रखना चाहता था, लेकिन विराट के प्रति पुनीत के टाल मटोल वाले रवैये को देखकर उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। विराट के स्वभाव और साधना के साथ वह पुनीत के टाल मटोल वाले रवैये को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अगर यह नन्ही चिड़िया होती तो वह इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती। नन्ही चिड़िया के उग्र स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से उसी तरह से जवाबी कार्रवाई करती। हालांकि गगन नन्ही चिड़िया को बहुत लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि यह नन्ही चिड़िया ऐसी थी जो नुकसान नहीं सहेगी। अगर उसके अपने कार्यों के कारण पुनीत और नन्ही चिड़िया के बीच कोई संघर्ष हो जाता तो यह अवांछनीय होता। इसलिए किसी भी अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए गगन ने बस पुनीत से नन्ही चिड़िया का परिचय कराना बंद कर दिया। एक बार जब वह नन्ही चिड़िया की ताकत देख लेगा तो स्वाभाविक रूप से उसे नए सम्मान की दृष्टि से देखेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया, गगन और अन्य के आगमन ने स्वाभाविक रूप से जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ भाई यशवर्धन, देखो, वह खुरदरी चिड़िया और वह छोटा जानवर भी यहाँ हैं। जल तत्व संप्रदाय के सदस्यों में युग ने श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया को देखते ही तुरंत अपने बगल में खड़े यशवर्धन से कहा, यह तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। हम बस उन्हें ही ढूंढ रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने खुद को हमारे दरवाजे पर पहुंचा दिया है। यशवर्धन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उनमें एक भयंकर चमक थी जब उसने दूर श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया को देखा। वह अभी भी पिछली बार नन्ही चिड़िया द्वारा पीछा किए जाने और भागने के लिए मजबूर होने के बारे में नाराजगी मन में पाले हुए था। अपने प्रतिशोधी स्वभाव को देखते हुए वह इतने बड़े कर्ज को कैसे भूल सकता था। वरिष्ठ भाई भुवन, वह श्वेत वस्त्रधारी युवक और वह नन्ही चिड़िया, वही दोनों जानवर और खुरदरी चिड़िया हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने हमारे जल तत्व संप्रदाय का रहस्यमय विद्युत पत्थर चुराया था और हमारे जल तत्व संप्रदाय के कई शिष्यों को मार डाला था। यशवर्धन भयावह नजरों वाले काले वस्त्र पहने एक युवक के पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक बोला। हालांकि यशवर्धन अविश्वसनीय रूप से अभिमानी था और सभी को तुच्छ समझता था, लेकिन उसका अहंकार चयनात्मक था। वह आमतौर पर साधारण प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन इस भयावह दिखने वाले काले वस्त्र पहने युवक के सामने उसे अभिमानी होने का कोई अधिकार नहीं था। यह भयावह दिखने वाला काले वस्त्र पहना युवक उनके जल तत्व संप्रदाय का एक अद्वितीय मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली था और संप्रदाय प्रमुख के व्यक्तिगत शिष्यों में से एक था। भुवन एकमात्र योद्धा था जिसे प्रथम विपत्ति लोक में ही जल तत्व संप्रदाय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। संप्रदाय प्रमुख के अन्य व्यक्तिगत शिष्य सभी कम से कम द्वितीय विपत्ति लोक में थे। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता था
कि भुवन कितना असाधारण था। वे यह सुनकर भुवन ने दूर श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया की ओर देखा और अनिश्चितता से पूछा, दिव्य विकास लोक के शिखर पर एक साधारण चींटी और दिव्य विकास लोक के शिखर पर एक खुरदरी चिड़िया। उसने पहले यशवर्धन और युग को यह उल्लेख करते हुए सुना था, श्वेत वस्त्रधारी युवक और एक नन्ही चिड़िया द्वारा पराजित हुए थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि श्वेत वस्त्रधारी युवक और नन्ही चिड़िया वास्तव में दिव्य विकास लोक के शिखर पर केवल चींटियां थे। वरिष्ठ भाई भुवन, उन्हें कम मत समझिए क्योंकि उनकी साधना उच्च नहीं है, उनकी युद्ध शक्ति काफी उल्लेखनीय है। श्वेत वस्त्रधारी युवक एक बात है, लेकिन वह खुरदरी चिड़िया सचमुच दुर्जय है, यशवर्धन ने कहा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से ऐसी प्रशंसा अर्जित करने के लिए, यशवर्धन, ऐसा लगता है कि उनमें वास्तव में कुछ कौशल है। यशवर्धन के शब्दों को सुनकर भुवन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और थोड़ा मुस्कुराया। वह यशवर्धन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यह लड़का हमेशा से अभिमानी था और समान स्तर के योद्धाओं के बीच बहुत कम लोग थे जिनका वह सम्मान कर सकता था। तथ्य यह है कि यशवर्धन भी इससे इतना सावधान था, इसका मतलब था कि उससे कमतर कोई वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वरिष्ठ भाई भुवन, उस खुरदरी चिड़िया ने पहले हमारे जल तत्व संप्रदाय से 30 से अधिक मध्यम श्रेणी या उच्चतर रक्तिम आत्मा फल चुराए थे, पास आते हुए युग ने कहा। 30 से अधिक मध्यम श्रेणी या उच्च रक्तिम आत्मा फल? सच में? युग के शब्दों को सुनकर भुवन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा, जबकि मध्यम श्रेणी महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर कीमती थे, लेकिन वे उसके लिए कोई वास्तविक उपयोग नहीं रखते थे। भले ही वह उन्हें प्राप्त कर लेता, वह उन्हें केवल धन के लिए विनिमय कर सकता था। हालांकि रक्तिम आत्मा फल असली खजाने थे जो साधना को बढ़ा सकते थे। 30 से अधिक मध्यम श्रेणी या उच्चतर रक्तिम आत्मा फल, यह एक अकल्पनीय खजाना था। उन 30 मध्यम श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फलों में निहित ऊर्जा तृतीय विपत्ति लोक तक उसकी साधना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यह बिल्कुल सच है। मैं वरिष्ठ भाई भुवन से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह सुनकर युग ने जल्दी से कहा, हमारे जल तत्व संप्रदाय के खजाने चुराने और हमारे जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों को मारने का साहस, यह अपमानजनक है। मुझे जाने दो और इस खुरदरी चिड़िया से मिलने दो और देखने दो कि इसमें क्या क्षमता है जो इतना अभिमानी होने का साहस करती है, भुवन ने ठंडी फुफकार के साथ कहा। इसके साथ ही भुवन श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया की ओर बढ़ चला। यह देखकर यशवर्धन, युग और अन्य जल तत्व संप्रदाय के शिष्य जल्दी से पीछे हो लिए। दूसरी ओर अग्नितत्व संप्रदाय की भीड़ के बीच समर, ध्रुव और अन्य लोगों ने भी श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया के आगमन को देखा। युवा मालिक, उस खुरदरी चिड़िया ने एक बार हमारे अग्नितत्व संप्रदाय के 30 से अधिक मध्यम श्रेणी या उच्चतर रक्तिम आत्मा फल चुराए थे। क्या हमें उसके साथ हिसाब चुकता करना चाहिए? समर ने एक अभिमानी हवा के साथ एक उग्र लाल वस्त्र पहने युवक से कहा। तुमने क्या कहा? 30 से अधिक मध्यम श्रेणी या उच्चतर रक्तिम आत्मा फल? समर के शब्दों को सुनकर उग्र लाल वस्त्र पहना युवक पहले तो दंग रह गया, फिर उसने अविश्वास में कहा, रक्तिम आत्मा फल ऐसे खजाने थे जो किसी योद्धा की साधना को बहुत बढ़ाते थे, विशेष रूप से अग्नितत्व संप्रदाय के योद्धाओं के लिए जो अग्नितत्व की तकनीकों को अपनाते थे। वे सर्वोच्च खजाने थे। तुम किस काम के हो? तुमने वास्तव में दिव्य विकास लोक के शिखर वाले एक साधारण कुत्ते को तुम्हारी नाक के नीचे से 30 से अधिक मध्यम श्रेणी या उच्चतर रक्तिम आत्मा फल चुराने दिया। उग्र लाल वस्त्र पहने युवक ने समर को घूरते हुए गुस्से से डांटा। युवा मालिक, वह कुत्ता अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसे श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं की सुरक्षा प्राप्त थी, विशेष रूप से गगन, जो उसके लिए खड़े होने के लिए दृढ़ संकल्पित था। गगन के पास एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र भी था। अगर मेरे पास भी एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र होता तो मैं उससे नहीं डरता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास केवल एक प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र है। अगर मैं गगन का सामना करता तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैं केवल उसे जाने दे सकता था। समर ने कुछ दुखी होकर समझाया। क्या? गगन के पास एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र है? समर के शब्दों को सुनकर उग्र लाल वस्त्र पहने युवक अचंभित रह गया। तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र कोई आम बात नहीं थी। ऐसे जादुई खजाने बेहद कीमती थे। अग्नितत्व पूर्वज के पोते के रूप में, और उस पर भी उनके सबसे प्यारे पोते के रूप में, और यहां तक कि अग्नितत्व संप्रदाय के युवा मालिक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उसे पूर्वज द्वारा केवल एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र प्रदान किया गया था। इससे पता चलता है कि तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र कितना कीमती है। आखिर गगन है ही क्या जो सोचता है कि वह एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र का हकदार है? इस क्षण उग्र लाल वस्त्र पहने युवक ने आक्रोश की लहर महसूस की। चलो, हम उसके साथ हिसाब चुकता करते हैं। उग्र लाल वस्त्र पहने युवक ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, हमारे अग्नितत्व संप्रदाय की चीजें चुराना इतना आसान नहीं है। अगर वह महाविपत्ति लोक के मध्यम श्रेणी या उससे उच्च स्तर के 30 से अधिक रक्तिम आत्मा फल प्राप्त कर सकता तो यह तृतीय विपत्ति लोक तक उसकी साधना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। इसके अलावा मध्यम श्रेणी या उच्च महाविपत्ति लोक के इन 30 विषम रक्तिम आत्मा फलों के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह उनके अग्नितत्व संप्रदाय की एक शक्तिशाली परम तकनीक में महारत हासिल कर सकता है। एक बार जब वह उस तकनीक में महारत हासिल कर लेता तो समान स्तर के योद्धाओं के बीच उसका मुकाबला कौन कर सकता था? उस समय उसे पुनीत या भुवन की कोई परवाह नहीं होगी। युवा मालिक, रुकिए। ठीक उसी समय जब उग्र लाल वस्त्र पहने युवक नन्ही चिड़िया से हिसाब चुकता करने जा रहा था, उसके पास एक लाल चेहरे वाले एल्डर ने जल्दी से पुकारा, अग्निवेश, क्या हुआ? यह सुनकर उग्र लाल वस्त्र पहने युवक ने भौहें सिकोड़ी और लाल चेहरे वाले एल्डर से मुड़कर पूछा, युवा मालिक, देखिए, ऐसा लगता है कि जल तत्व संप्रदाय के लोग भी उस नन्ही चिड़िया के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं।
लाल चेहरे वाले एल्डर अग्निवेश ने उस दिशा में इशारा किया। यह सुनकर उग्र लाल वस्त्र पहने युवक ने उसके इशारे की दिशा में देखा और वास्तव में भुवन को नन्ही चिड़िया की ओर जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए देखा। तो क्या? उग्र लाल वस्त्र पहने युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। युवा मालिक, वह नन्ही चिड़िया स्पष्ट रूप से श्वेत हिम संप्रदाय की है। अगर हम भी उसके साथ परेशानी की तलाश में जाते हैं तो हमारा श्वेत हिम संप्रदाय के साथ टकराव होना अपरिहार्य है। उस स्थिति में जल तत्व संप्रदाय हमारे नुकसान का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है, जिससे हम दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लाल चेहरे वाले एल्डर अग्निवेश ने उग्र लाल वस्त्र पहने युवक की ओर देखा और गंभीरता से कहा, युवा मालिक, हमारा अग्नि तत्व संप्रदाय पहले ही जल तत्व संप्रदाय से कमजोर है। अगर हम और श्वेत हिम संप्रदाय भारी नुकसान उठाते हैं तो जल तत्व संप्रदाय को अनिवार्य रूप से लाभ मिलेगा। लाल चेहरे वाले एल्डर के शब्दों को सुनकर उग्र लाल वस्त्र पहने युवक की भौहें और भी गहरी हो गईं। तो आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? उग्र लाल वस्त्र पहने युवक ने कुछ नाराजगी जताते हुए कहा। यह बूढ़ा आदमी सुझाव देता है कि हम पहले स्थिति का निरीक्षण करें और हस्तक्षेप करने से बचें। जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय को आपस में लड़ने दें। यदि वे दोनों भारी नुकसान उठाते हैं तो हम तय कर सकते हैं कि हस्तक्षेप करना है या नहीं, अग्निवेश ने कहा। सप्त खड्ग अमर भवन में अनगिनत अवसर हैं। अकेले इस पत्थरों के जंगल में अनगिनत छिपे हुए खजाने और अवसर हैं। युवा मालिक, हमें एक छोटे से लाभ के लिए समग्र स्थिति को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अधीरता का एक छोटा सा कार्य एक महान योजना को बर्बाद कर सकता है। युवा मालिक, कृपया पुनर्विचार करें। लाल चेहरे वाले एल्डर अग्निवेश के इन शब्दों को सुनकर उग्र लाल रंग की पोशाक पहने युवक काफी नाराज दिखा। हालांकि अपनी नाराजगी के बावजूद उसने अंततः एल्डर की सलाह पर ध्यान दिया। आखिरकार अभिमानी होते हुए भी वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अग्नि तत्व संप्रदाय जल तत्व संप्रदाय से कमजोर था। अगर श्वेत हिम संप्रदाय के साथ उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपसी विनाश हुआ तो केवल जल तत्व संप्रदाय को लाभ होगा। इसलिए सबसे अच्छी कार्रवाई अभी भी वही है जो लाल चेहरे वाले एल्डर अग्निवेश ने सुझाई है। आराम से बैठें और बाघों को लड़ते हुए देखें। जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय को पहले टकराने दें। विराट, देखो, वे आ रहे हैं। जैसे ही भुवन ने जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व उनकी ओर किया, नन्ही चिड़िया श्वेत वस्त्रधारी विराट के कान में चहचहाने लगी। भाई गगन, क्या आप उस आदमी की स्थिति के बारे में कुछ जानते हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्वाभाविक रूप से जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं की गतिविधियों को देखा और उसने अपने पास खड़े गगन से मुड़कर पूछा, भाई विराट, ऐसा लगता है कि हमारी स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है। गगन ने उस ओर देखा और गंभीरता से कहा, जल तत्व संप्रदाय का नेतृत्व करने वाले युवक का नाम भुवन है। वह जल तत्व संप्रदाय प्रमुख के व्यक्तिगत शिष्यों में से एक है और एक महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ है जो 6 स्वर्गीय विपत्तियों से गुजरने के बाद आगे बढ़ा है। इसके अलावा मैंने सुना है कि वह एकमात्र योद्धा है जिसे प्रथम विपत्ति लोक में जल तत्व संप्रदाय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। जैसे ही विराट और गगन बात कर रहे थे, भुवन पहले ही जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के एक समूह को लेकर उनकी ओर आ चुका था। भुवन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अभी हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करने का इरादा रखते हो? भुवन को खतरनाक रूप से जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए देखकर पुनीत तुरंत उनसे मिलने गया और कठोर चेहरे के साथ पूछा, पुनीत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे श्वेत हिम संप्रदाय को देखने नहीं आया हूं, मैं उन्हें देखने आया हूं। भुवन ने श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया की ओर इशारा किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह अभी श्वेत हिम संप्रदाय के साथ सीधा टकराव नहीं चाहता था। हालांकि जल तत्व संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय की तुलना में बहुत मजबूत था, लेकिन श्वेत हिम संप्रदाय कोई कमजोर नहीं था। यदि जल तत्व संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय को निगलना चाहता था तो उन्हें कम से कम अपना एक दांत तोड़ना होगा। अगर सप्तखड्ग अमर भवन में केवल जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय ही होते तो भुवन को स्वाभाविक रूप से इतनी चिंताएं नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के अलावा सप्तखड्ग अमर भवन में अग्नि तत्व संप्रदाय भी मौजूद था। अगर जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय मरने तक लड़ते तो क्या अग्नि तत्व संप्रदाय को मुफ्त का फायदा नहीं मिल रहा होता? हालांकि जल तत्व संप्रदाय मजबूत था, लेकिन वह श्वेत हिम संप्रदाय दोनों को मिलाकर नहीं हरा सकता था। इसलिए यदि संभव हो तो श्वेत हिम संप्रदाय के साथ संघर्ष से बचना सबसे अच्छा है। सबसे कम कीमत पर सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करना ही आदर्श परिणाम है। उन्हें देख रहे हो? भुवन की बातें सुनकर पुनीत दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि भुवन इतने बड़े दल के साथ सिर्फ श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया के लिए परेशानी खड़ी करने आएगा। ये दोनों केवल दिव्य विकास लोक के शिखर वाले योद्धा थे। भुवन को उनसे क्या काम था? क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के पास कोई रहस्य हो? पुनीत को शक की लहर महसूस होने लगी। बिल्कुल सही, यहां मेरा उद्देश्य केवल उनके लिए है और आपके श्वेत हिम संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, भुवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसलिए आपके श्वेत हिम संप्रदाय को इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। भुवन, तुम्हें उनसे क्या चाहिए? पुनीत ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह हमारे जल तत्व संप्रदाय और उनके बीच का मामला है, भुवन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। भुवन के शब्दों को सुनकर पुनीत ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर अंततः सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि यह तुम्हारे जल तत्व संप्रदाय और उनके बीच एक निजी मामला है, इसलिए हमारा श्वेत हिम संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने कभी भी श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया को गंभीरता से नहीं लिया था,
और केवल दो दिव्य विकास लोक के शिखर वाले योद्धाओं के लिए जल तत्व संप्रदाय को नाराज करना उचित नहीं था। चलो चलें। पुनीत ने श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों की ओर इशारा किया, उन्हें एक तरफ ले जाते हुए, और क्षेत्र खाली कर दिया। स्पष्ट रूप से पुनीत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। वह जल तत्व संप्रदाय और विराट के बीच के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि जैसे ही पुनीत श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों को दूर ले गया, उसने गगन और गार्गी को अभी भी श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ खड़े देखा, जिनका जाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। कनिष्ठ भाई गगन, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? यह देखकर पुनीत ने भौहें सिकोड़ी और गगन की ओर देखा। वरिष्ठ भाई पुनीत, मुझे खेद है। भाई विराट मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मेरे भाई बहनों और मुझ पर कृपा की है। कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं इस समय उन्हें नहीं छोड़ सकता, गगन ने गहरे स्वर में कहा। उसने तुम पर कृपा की थी? यह सुनकर पुनीत फिर से दंग रह गया और कुछ अविश्वास के साथ बोला। उसने फिर से श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह भर गया। यह लड़का, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, दिव्य विकास लोक के शिखर वाला एक साधारण योद्धा है। दिव्य विकास लोक के शिखर वाली एक साधारण चींटी वास्तव में गगन और उसकी बहन पर कृपा कर रही है। इस तरह की बात आप चाहे कैसे भी देखें, बिल्कुल बेतुकी लगती है। आखिरकार गगन एक महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ है, और वह सिर्फ कोई साधारण महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि वह है जिसने महाविपत्ति लोक में आगे बढ़ने के लिए 5 स्वर्गीय विपत्तियों को पार किया है। हालांकि गगन की ताकत उसके जितनी बड़ी नहीं है, फिर भी वह समान स्तर के योद्धाओं के बीच एक अत्यंत उत्कृष्ट विशेषज्ञ है। समान स्तर के योद्धाओं में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उससे आगे निकल सकते हैं। इस लड़के में ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं कि उसने गगन और उसकी बहन पर एहसान किया होगा? इसके अलावा उसने भुवन जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी व्यक्तिगत रूप से उसके दरवाजे पर हिसाब चुकता करने के लिए आने पर मजबूर कर दिया। हाँ, हम जीवन रक्षक कृपा को भूलने की हिम्मत नहीं करते। कृपया हमें क्षमा करें वरिष्ठ भाई पुनीत, गगन ने पुनीत से कहा। वह पुनीत को विराट के लिए खड़े होने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आखिरकार विराट ने उन पर एहसान किया था, पुनीत पर नहीं। हालांकि वह इस महत्वपूर्ण क्षण में विराट को नहीं छोड़ेगा। हालांकि वह जानता था कि भुवन बहुत शक्तिशाली था, और यह कि अब विराट के साथ खड़े होने का मतलब निश्चित रूप से मृत्यु हो सकता है। उसने हमेशा अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार ही कार्य किया था, एक स्पष्ट विवेक रखने के लिए और नैतिकता के अनुसार कार्य करने के लिए, व्यक्तिगत लाभ या हानि के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना। विराट ने उनकी जान बचाई थी, और कृतज्ञता के इस आरण को चुकाए बिना नहीं छोड़ा जा सकता था। तो आपका श्वेत हिम संप्रदाय इस झमेले में पड़ने की योजना बना रहा है? भुवन ने गगन और पुनीत की ओर देखा, बात करते हुए अपनी भौहें उठाईं। यह मेरी व्यक्तिगत पसंद है, और इसका श्वेत हिम संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। गगन ने मुड़कर भुवन की ओर देखा और कहा। हालांकि वह इस मोड़ पर विराट को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत मामलों के कारण श्वेत हिम संप्रदाय को भी इस झमेले में नहीं घसीटना चाहता था। कनिष्ठ भाई गगन, क्या तुम वास्तव में ऐसा करने जा रहे हो? पुनीत ने गगन को घूरते हुए पूछा। गगन के बारे में उसकी अच्छी राय थी। न केवल गगन मार्शल आर्ट्स में अत्यधिक प्रतिभाशाली था, बल्कि वह वफादार और धर्मी भी था, एक ऐसा दोस्त जिसे बनाने लायक था। पुनीत गगन को उसकी मौत की ओर जाते नहीं देखना चाहता था। अगर गगन भुवन के हाथों मर जाता तो यह श्वेत हिम संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान होता। मेरा मन पक्का है वरिष्ठ भाई पुनीत, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, गगन ने दृढ़ता से कहा। वह रुका, फिर पुनीत की ओर देखा और बोला, हालांकि मुझे वरिष्ठ भाई पुनीत से एक और बात पूछनी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ भाई पुनीत इसे स्वीकार करने को तैयार होंगे? यह क्या है? पुनीत ने पूछा। अगर मैं युद्ध में मर जाता हूं तो मैं वरिष्ठ भाई पुनीत से मेरी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए कहना चाहूंगा, गगन ने कहा। अगर यह शौर्य होता तो गगन किसी भी परिस्थिति में गार्गी को उसे सौंपने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसे पुनीत पर भरोसा था। पुनीत सबसे शिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता था, लेकिन कम से कम वह काफी ईमानदार था। जहां तक जाह्नवी का सवाल है, वह शायद पहले उस पर भरोसा कर सकता था, लेकिन घटनाओं की इस श्रृंखला के बाद उसने धीरे धीरे जाह्नवी का असली रंग देख लिया था। हालांकि उसने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जाह्नवी एक भरोसेमंद व्यक्ति नहीं थी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। गगन की बातें सुनकर पुनीत ने एक क्षण के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः सिर हिलाया। हालांकि वह गगन के कार्यों से सहमत नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि गगन के लिए दिव्य विकास लोक के शिखर की एक साधारण चींटी के लिए अपना जीवन जोखिम में डालना उचित नहीं था। उसने फिर भी गगन के चरित्र की बहुत प्रशंसा की। धन्यवाद वरिष्ठ भाई पुनीत। यह देखकर कि पुनीत सहमत हो गया है, गगन बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर पुनीत को गहराई से प्रणाम किया, ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया। जिस चीज को वह सबसे ज्यादा जाने नहीं दे सकता था, वह उसकी छोटी बहन गार्गी थी। अब जब पुनीत ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, तो उसे आगामी लड़ाई के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। भाई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, गार्गी ने चिंता से कहा। गार्गी, मेरी बात सुनो। गगन ने हाथ बढ़ाया और उसका छोटा सा सिर रगड़ा, बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। मैं नहीं चाहती। गार्गी, जो आमतौर पर आज्ञाकारी थी, ने इस बार किसी भी तरह से अनुपालन करने से इनकार कर दिया। अरे गार्गी, तुम पहले एक तरफ क्यों नहीं जाती? इस क्षण नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और गार्गी से कहा, अपनी ताकत के साथ तुम यहां ज्यादा मदद नहीं कर सकती। इसके विपरीत तुम केवल हमें पीछे खींचोगी, जिससे हमारा ध्यान तुम्हारी देखभाल करने में भटक जाएगा और हम लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर गार्गी को चिंता और उलझन दोनों महसूस हुई। अगर वह एक तरफ चली जाती तो वह गगन और विराट को पीछे छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार गगन के शब्दों से वह बता सकती थी कि विराट और नन्ही चिड़िया किस खतरनाक स्थिति का सामना करने वाले थे। गगन पहले से ही मरने तक लड़ने के लिए तैयार था।
लेकिन अगर वह रुकी तो उसे चिंता थी कि वह एक बाधा बन सकती है, ठीक वैसे ही जैसे नन्ही चिड़िया ने कहा था। उसकी ताकत गगन, नन्ही चिड़िया और विराट से बहुत कम थी। अगर विराट, नन्ही चिड़िया और गगन भी दुश्मन को नहीं संभाल सके तो वह रुके रहने पर भी किसी काम की नहीं होगी। अगर वह विराट, नन्ही चिड़िया और गगन का ध्यान भटकाती है तो यह और भी बुरा होगा। यह सोचकर गार्गी हिचकिचाहट और उलझन से भर गई, अनिश्चित कि क्या करना है। ओह गार्गी, ये मां मुझे विश्वास नहीं है वाली बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, अभी अपने भाई की बकवास से मत डरो। वे बस पागल कुत्तों का एक झुंड हैं, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस एक तरफ से देखो कि हम इन कमीनों से कैसे निपटते हैं। सच में? गार्गी ने संदेह से पूछा। बेशक यह सच है, मुझे बताओ, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? नन्ही चिड़िया ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा, ठीक है तो। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर गार्गी ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः नन्ही चिड़िया के निर्देशों का पालन किया और श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के समूह की ओर चल दी। हालांकि वह नन्ही चिड़िया की बातों से आधी ही आश्वस्त थी, लेकिन नन्ही चिड़िया के निर्देशों का पालन करने के अलावा उसके पास कोई बेहतर विचार नहीं था। आखिरकार अगर वह रुकती तो वह केवल एक बाधा होती और विराट, नन्ही चिड़िया और गगन के लिए परेशानी का कारण बनती और बहुत काम की नहीं होती। इस घटना के बाद गार्गी ने गुप्त रूप से लगन से साधना करने और जल्द से जल्द महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने का संकल्प लिया। उसे उम्मीद थी कि भविष्य में इसी तरह की स्थितियों का सामना करने पर वह मूक दर्शक बनकर देखने के बजाय विराट, नन्ही चिड़िया और गगन के साथ लड़ सकेगी। क्या आप सभी ने बात की व्यवस्था कर ली है? भुवन ने श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया और गगन की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। वह ठंडेपन से दृश्य का अवलोकन कर रहा था। श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया की जान लेने की कोई जल्दी नहीं थी। वह चाहता था कि कार्रवाई करने से पहले श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा उन दोनों से पूरी तरह से संबंध तोड़ लें। अन्यथा यदि श्वेत हिम संप्रदाय के साथ उनके संबंध उलझे रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से अनिवार्य रूप से श्वेत हिम संप्रदाय इस झमेले में खिंच जाएगा। उस बिंदु पर यह केवल उसके, नन्ही चिड़िया और श्वेत वस्त्रधारी विराट के बीच का मामला नहीं होगा। यह जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के बीच एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। हालांकि सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर जल तत्व संप्रदाय और श्वेत हिम संप्रदाय के बीच लड़ाई अपरिहार्य थी, लेकिन यह अभी नहीं होगी। क्या बकवास है? तुम किस तरह का कचरा हो जो मेरे साथ काम कर रहे हो? भुवन के शब्दों को सुनकर गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाते हुए नन्ही चिड़िया ने फूंकार भरी। इस कुत्ते ने उसके सामने इतना ऊंचा और शक्तिशाली होने का नाटक किया। यह क्रोधित करने वाला था। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा था कि वह क्रोधित थी। अगर यहां कोई मूर्ख बाघ होता तो उसने इसे पहले ही अपने पंजे से मार दिया होता। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर भुवन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसकी आंखों में एक सर्द हत्या की भावना चमक रही थी। उसकी क्या हैसियत थी? जल तत्व संप्रदाय में हर कोई उसके साथ अत्यंत सम्मान के साथ पेश आता था। अब इस खुरदरी चिड़िया ने उसका इस तरह से अपमान करने का साहस किया। यह एक बहुत बड़ा अपमान और उकसावा था। नन्ही चिड़िया के शब्दों ने तुरंत उसे पूरी तरह से अपमानित महसूस कराया। धिक्कार है पंखों वाले जानवर, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। भुवन ने नन्ही चिड़िया को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। इसके साथ ही उसने नन्ही चिड़िया पर थप्पड़ मारा। हम्फ, तुम कुत्ते, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नन्ही चिड़िया ने रक्षात्मक रूप से पलटवार किया। भुवन के हमले का सामना करते हुए नन्ही चिड़िया पीछे नहीं हटी। अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ इसने सीधे भुवन के थप्पड़ का सामना किया। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकल रही थी। भुवन और नन्ही चिड़िया लगभग एक साथ इस ऊर्जा के शक्तिशाली झटके से सैकड़ों मील पीछे धकेल दिए गए। सतह पर भुवन को थोड़ा फायदा होता दिख रहा था, लेकिन उसे कोई खास बढ़त नहीं मिली। स्पष्ट रूप से जहां भुवन की ताकत नन्ही चिड़िया की तुलना में थोड़ी अधिक थी, यह केवल एक सीमित अंतर से थी। इस दृश्य ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, विशेष रूप से पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों को। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नन्ही चिड़िया, जो केवल दिव्य विकास लोक के शिखर पर प्रतीत होती थी, इतनी शक्तिशाली होगी, इतनी मजबूत होगी कि भुवन जैसे शीर्ष विशेषज्ञ का सीधे सामना कर सके। पुनीत ने नन्ही चिड़िया की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सदमे से भरी थीं। यह कैसा राक्षसी जानवर था? इतनी दुर्जय युद्ध शक्ति के साथ दिव्य विकास लोक के शिखर पर दो लोकों को पार करने में सक्षम होना, महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ से लड़ना और यहां तक कि भुवन के स्तर के शीर्ष विशेषज्ञ से लड़ना। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन में ऐसी चीज देखी थी। पुनीत को अचानक लगा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का उसका पिछला निर्णय एक गलती थी। अगर वह आगे बढ़ता और नन्ही चिड़िया के साथ भुवन और अन्य जलतत्व संप्रदाय के योद्धाओं का सामना करता तो शायद वह उसकी बड़ी कृपा प्राप्त कर सकता था। और अगर इतना शक्तिशाली व्यक्ति उनके श्वेत हिम संप्रदाय की टीम में शामिल हो जाता तो यह उनकी ताकत को बहुत बढ़ा देता और उनकी टीम को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता। दुर्भाग्य से जो हो गया सो हो गया और अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। भले ही वह अब आगे बढ़े और जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के खिलाफ नन्ही चिड़िया के साथ लड़े, नन्ही चिड़िया का पक्ष फिर से प्राप्त करना मुश्किल होगा। क्या बात है पंखों वाले जानवर, तुम्हारे पास कुछ कौशल है? भुवन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, दूर नन्ही चिड़िया को घूरते हुए और ठंडे स्वर में कहा। नन्ही चिड़िया द्वारा प्रदर्शित ताकत ने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। हालांकि वह यशवर्धन और युग से पहले ही जानता था कि यह नन्ही चिड़िया काफी मजबूत है, लेकिन जब उसने वास्तव में इसकी शक्ति देखी तो वह काफी चकित था। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस नन्ही चिड़िया की ताकत उसकी बराबरी करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगी। तुम दुष्ट, तुम्हारी ताकत भी बुरी नहीं है। यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने खर्राटे लिए। सच कहूं तो
भुवन द्वारा प्रदर्शित ताकत ने उसे भी काफी आश्चर्यचकित किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि भुवन की ताकत इतनी दुर्जेय होगी। यह कुत्ता पिछले कुछ महाविपत्ति लोक के जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। यह कुत्ता वास्तव में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। सौभाग्य से इसने इस दौरान रक्तिम आत्मा फल की बहुत सारी शक्ति को परिष्कृत किया था, जिससे इसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ। अन्यथा यह वास्तव में इस कमीने के लिए एक मुकाबला नहीं होगा। भुवन की ताकत देखने के बाद नन्ही चिड़िया के भाव गंभीर हो गए। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए इसने फिर से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी ताकत, पंखों वाले जानवर, मेरे लिए गंभीर होने के लिए पर्याप्त है। भुवन ने नन्ही चिड़िया की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी हथेली खोली और एक शक्तिशाली आभा बिखेरने वाली एक युद्ध की तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र। युद्ध की तलवार से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट तुरंत अचंभित रह गया। मुसीबत, इस कमीने के पास वास्तव में एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र है। वे अब जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह कहीं अधिक परेशानी वाली है। विराट बहुत अच्छी तरह जानता था कि महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र किसी योद्धा की युद्ध शक्ति को कितना बढ़ा सकता है। यह गगन से स्पष्ट था। एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ गगन एक द्वितीय विपत्ति लोक के जानवर से मुकाबला करने में सक्षम था। भुवन की ताकत गगन की तुलना में कहीं अधिक है। यह महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र उसके हाथों में गगन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि नन्ही चिड़िया के पास एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र भी है। यह केवल एक द्वितीय श्रेणी का हथियार है जो भुवन के महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र से अतुलनीय है। भुवन को अपने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को लिए हुए और नन्ही चिड़िया की ओर बढ़ते हुए देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपना हथियार निकाला। वह भी भुवन की ओर बढ़ा। दूसरी ओर गगन ने भी अपनी महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र तलवार निकाली और भुवन की ओर बढ़ा। एक पल में श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया और गगन भुवन से लड़ने के लिए एक साथ आ गए। हालांकि कुछ ही समय बाद विराट को भुवन की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। उसके हाथों में महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र गगन द्वारा उपयोग की जाने वाली महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र तलवार की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि तीनों के एक साथ लड़ने पर भी वे अकेले भुवन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, तीनों श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया और गगन को टिके रहना मुश्किल होता जा रहा था। इस दर पर ऐसा लग रहा था कि तीनों जल्द ही भुवन से हार जाएंगे। भाई भाई विराट, बहन नीलिमा। भयानक स्थिति देखकर गार्गी चिंता से भर गई। वरिष्ठ भाई पुनीत, कृपया कृपया मेरे भाई और भाई विराट की मदद करें। गार्गी ने अपने बगल में खड़े पुनीत से सख्त विनती की। यह गार्गी के शब्दों को सुनकर पुनीत ने एक क्षण के लिए संकोच किया। श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया द्वारा प्रदर्शित दुर्जेय शक्ति को देखते हुए ये दोनों वास्तव में भर्ती करने लायक थे। हालांकि अगर उसने हस्तक्षेप किया तो इसका मतलब जल तत्व संप्रदाय से पूरी तरह से नाता तोड़ना होगा। अगर उनका श्वेत हिम संप्रदाय अब जल तत्व संप्रदाय से लड़ता तो उन्हें शायद ही कोई फायदा होता। इसके अलावा अग्नितत्व संप्रदाय भी करीब से देख रहा था। लेकिन अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया, वर्तमान स्थिति को देखते हुए विराट, नन्ही चिड़िया और गगन शायद अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। अगर वे हार गए तो उनका भाग्य मृत्यु होगा। भुवन की क्रूरता को देखते हुए वह उन्हें बिल्कुल भी जीवित नहीं रहने देगा। उन्हें बचाएं या न बचाएं। इस क्षण पुनीत हिचकिचाया। नीलिमा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां हूं। जैसे ही पुनीत हिचकिचा रहा था, क्षितिज से एक स्पष्ट मीठी आवाज आई। पुनीत ने ऊपर देखा और काले वस्त्र पहने एक आकृति को देखा जो बिजली की तरह उनकी ओर उड़ रही थी। शुरुआत में जब पुनीत ने आवाज सुनी तो उसे लगा कि कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ आ गया है, लेकिन जब उसने आकृति से निकलने वाली आभा को देखा तो वह तुरंत निराश हो गया। इस आकृति से निकलने वाली आभा केवल एक साधारण दिव्य विकास लोक के शिखर वाले साधक की थी। एक साधारण दिव्य विकास लोक के शिखर वाला साधक संभवतः इस स्थिति में क्या कर सकता है? वह अपनी मौत के लिए भेजा गया एक और व्यक्ति था। हालांकि पुनीत के दिमाग में यह विचार मुश्किल से ही बना था कि अगले दृश्य ने उसे एक बार फिर से चौंका दिया। काले वस्त्र पहने महिला जो क्षितिज से उड़कर आई थी, उसने अपना हाथ खोला जिसमें शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरने वाला भाला था। इस भाले से निकलने वाली आभा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था। भाला खींचने के बाद काले वस्त्र पहने महिला ने इसे सीधे भुवन की ओर धकेल दिया। भुवन ने शुरुआत में इस काले वस्त्र पहने महिला की उपेक्षा की थी। एक साधारण दिव्य विकास लोक के शिखर वाला योद्धा उसके लिए चींटी से अलग नहीं था। हालांकि जिस क्षण काले वस्त्र पहने महिला ने हमला किया, भुवन तुरंत अचंभित रह गया। उसने इस भाले से एक बड़ा खतरा महसूस किया। अगर उसने इसे खुद पर प्रहार करने दिया तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा यदि मारा नहीं गया। इस भाले की शक्ति को भांपते हुए भुवन ने फिर से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। जल्दबाजी में उसने आने वाले भाले का सामना करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। बूम! तलवार और भाला आपस में टकराए, जिससे तुरंत बची हुई ऊर्जा का भयानक विस्फोट हुआ। हम्फ! भुवन गुर्राया। भाले से पीछे की ओर धकेल दिया गया। माया, बहुत बढ़िया! यह देखकर नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और जोर से जयकार की। वहां पहुंची काले वस्त्र पहने महिला कोई और नहीं बल्कि माया थी। नीलिमा, क्या तुम ठीक हो? अपने भाले से भुवन को दूर धकेलने के बाद माया नन्ही चिड़िया के पास दौड़ी और बड़ी चिंता के साथ पूछा। जहां तक श्वेत वस्त्रधारी विराट का सवाल था, उसने पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी विराट ने सप्त खड्ग अमर भवन में केवल अपने अवतार के रूप में प्रवेश किया था। अगर वह मर गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन नीलिमा अलग थी। नीलिमा का केवल एक ही शरीर था। अगर उसे कुछ हो गया तो यह परेशानी वाली बात होगी। माया, मैं ठीक हूं। सौभाग्य से तुम समय पर पहुंच गई, अन्यथा हम वास्तव में मुसीबत में पड़ जाते।
नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। माया के प्रकट होने से वहां उपस्थित सभी लोग तुरंत चौंक गए। एक साधारण दिव्य विकास लोक के शिखर वाले योद्धा के पास इतनी भयानक ताकत थी जिसने एक ही भाले के प्रहार से भुवन को उड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा ऐसा लगता था कि भुवन उस भाले से घायल हो गया था। यह भुवन के मुंह के कोने से रिसने वाले खून की बूंद से देखा जा सकता था। एक साधारण दिव्य विकास लोक के शिखर वाले योद्धा ने एक भाले के प्रहार से भुवन जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को घायल कर दिया। यह दृश्य बस बहुत ही अविश्वसनीय था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि ऐसा वास्तव में हुआ था। श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया द्वारा प्रदर्शित ताकत ने पहले ही सभी को पर्याप्त चकित कर दिया था, लेकिन अब काले वस्त्र वाली इस महिला ने उन्हें और भी बड़ा झटका दिया। क्या शक्ति सिंधु महाद्वीप एक महत्वहीन, गरीब, पिछड़ा हुआ स्थान नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ के योद्धा एक से बढ़कर एक राक्षसी हैं? वास्तव में व्यक्तिगत युद्ध शक्ति के मामले में माया नन्ही चिड़िया से अधिक मजबूत नहीं थी। वह इतनी दुर्जय युद्ध शक्ति को उजागर करने में इसलिए सक्षम थी क्योंकि उसके हाथ में तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र भाला था। पुनीत ने माया की ओर देखा और इस क्षण उसके दिल में अचानक पछतावे की एक लहर उठी। अगर उसे पता होता कि विराट और वह नन्ही चिड़िया इतने शक्तिशाली थे और उनके पास इतना शक्तिशाली साथी भी था, तो उसे पहले स्थान पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए था। अगर उनके श्वेत हिम संप्रदाय को विराट और अन्य 2 लोगों की सहायता मिल गई होती तो उनका श्वेत हिम संप्रदाय निश्चित रूप से सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने वाले तीनों बलों में सबसे शक्तिशाली बन गया होता। उस समय अग्नि तत्व संप्रदाय तो दूर, जल तत्व संप्रदाय को भी उनके श्वेत हिम संप्रदाय के लिए रास्ता बनाना पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है और अब उसके लिए पछताने में बहुत देर हो चुकी है। हालांकि एकमात्र चीज जिसने उसे कुछ सुकून दिया वह यह था कि भाई बहन गगन और गार्गी के विराट के साथ अच्छे संबंध थे। उनका श्वेत हिम संप्रदाय विराट की कृपा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन कम से कम वे दुश्मन नहीं बनेंगे। अगर पुनीत ने केवल अपनी पिछली निष्क्रियता पर पछतावा किया तो माया के प्रकट होने पर जाह्नवी और शौर्य भय और बेचैनी से भर गए। शुरुआत में वे विराट और नन्ही चिड़िया के साथ जल तत्व संप्रदाय की परेशानियों पर खुश हो रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे भुवन और अन्य जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के हाथों मर जाएंगे। लेकिन अब विराट और नन्ही चिड़िया के लिए एक ऐसे शक्तिशाली सहयोगी को आता देखकर उन्होंने अपनी निराशा के साथ साथ भय की लहर महसूस की। उस काले वस्त्र वाली महिला ने भुवन को भी घायल कर दिया था। अगर वह उनके साथ हिसाब चुकता करना चाहती थी तो पुनीत भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकता था। इस बीच अग्नितत्व संप्रदाय के योद्धा भी माया द्वारा प्रदर्शित ताकत से स्तब्ध थे। विशेष रूप से उग्र लाल वस्त्र पहने युवक बहुत पीला दिख रहा था। दिव्य विकास लोक के शिखर पर एक साधारण चींटी के पास इतनी दुर्जेय युद्ध शक्ति थी, तुलना में वह अग्नितत्व संप्रदाय का गौरव बिल्कुल कचरे की तरह लग रहा था। काले वस्त्र वाली महिला एक भाले के प्रहार से भुवन को खदेड़ सकती थी। यह पहले ही प्रदर्शित कर चुका था कि वह उनके बराबर की शक्तिशाली थी। अग्नितत्व संप्रदाय के युवा मालिक के रूप में उग्र लाल वस्त्र पहने युवक हमेशा से अभिमानी था और सभी को तुच्छ समझता था। भुवन और पुनीत जैसे मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर शायद ही किसी को गंभीरता से लेता था। लेकिन अब इस काले वस्त्र वाली महिला द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा उसकी तुलना में कई गुना अधिक थी, जो उग्र लाल वस्त्र पहने युवक के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। दिव्य विकास लोक के शिखर पर यह काले वस्त्र वाली महिला पहले से ही उनके बराबर थी। अगर वह महाविपत्ति लोक में आगे बढ़ गई तो क्या वे उसके भाले का एक प्रहार भी नहीं सह पाएंगे? जहां उग्र लाल वस्त्र पहने युवक को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा, भुवन और भी अधिक क्रोधित था। दिव्य विकास लोक के शिखर पर एक साधारण चींटी द्वारा एक ही भाले के प्रहार से पीछे खदेड़ा जाना और यहां तक कि इतने सारे लोगों के सामने घायल होना चेहरे का पूरी तरह से नुकसान था। भुवन के गर्व के साथ वह इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता था? जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों, मेरे आदेश को सुनो, उन सब पर एक साथ हमला करो और उन्हें मार डालो। भुवन का चेहरा गंभीर था। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपना हाथ हिलाकर अपने पीछे जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों को आदेश दिया। पहले उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया और गगन को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उसने अन्य जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों से मदद नहीं मांगी थी। उसने उन सभी को खुद मारने की योजना बनाई थी। अगर वह उन्हें अकेले मार देता है तो लूट स्वाभाविक रूप से उसकी होगी, साझा के बिना। अगर जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों ने एक साथ हमला किया होता तो भी उनके नेता के रूप में उसके लिए लूट पर एकाधिकार करना सही नहीं होता, अन्यथा उनके अधिकार को बनाए रखना मुश्किल होगा। लेकिन माया के प्रकट होने से उसकी योजना पूरी तरह से बाधित हो गई। इस महिला की ताकत नन्ही चिड़िया से कम नहीं थी और उसके पास एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र भी था। भुवन की ताकत हालांकि नन्ही चिड़िया की तुलना में थोड़ी मजबूत थी, लेकिन केवल मामूली रूप से अधिक थी। पहले वह उनके जादुई खजानों के लाभ के कारण श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया और गगन को दबाने में सक्षम था। अब माया के पास एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र भी था और जादुई कलाकृतियों में उसका लाभ खत्म हो गया था। माया को हराना आसान काम नहीं होगा। इन परिस्थितियों में भुवन को अब अपने लिए लूट रखने की परवाह नहीं थी। अब वह जो सबसे ज्यादा करना चाहता था वह अपना गुस्सा निकालने के लिए इन लोगों को मारना था। भुवन के शब्दों को सुनकर जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों ने श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया, माया और गगन को घेर लिया। हमारे बॉस को छूने की हिम्मत कौन करता है? ठीक वैसे ही जब ये जल तत्व संप्रदाय के शिष्य श्वेत वस्त्रधारी विराट और अन्य लोगों पर हमला करने वाले थे, क्षितिज से एक जोरदार दहाड़ आई। दहाड़ के साथ एक विशाल कछुआ क्षितिज से तेजी से उड़ आया। इस विशाल कछुए से निकलने वाली आभा से देखते हुए यह स्पष्ट रूप से दिव्य विकास लोक के शिखर पर भी था।
अपने पिछले अनुभवों से सीखकर इस बार किसी ने भी विराट से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता चला कि इस बच्चे से जुड़ा हर व्यक्ति थोड़ा असामान्य लग रहा था। तुम कुत्तों का झुंड, मेरे बॉस को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत की तलाश में हो? विशाल कछुए ने हड़बड़ाहट में उड़ते हुए जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के समूह की ओर देखा और उग्रता से बोला, विशाल कछुआ, तुम अंततः आ गए। विशाल कछुए को आते देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अंततः राहत की सांस ली। माया के आगमन के बावजूद विराट ने अभी भी पूरी तरह से आराम करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि माया मजबूत थी और उसने किसी तरह एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र हासिल कर लिया था। जल तत्व संप्रदाय के पास एक बड़ी और शक्तिशाली ताकत थी और उनके लिए अकेले उनसे निपटना मुश्किल होगा। लेकिन अब जब विशाल कछुआ आ गया है तो वह अंततः राहत की सांस ले सकता है। बॉस, मुझे रास्ते में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा और देरी हो गई, जिसके कारण मुझे देर हो गई। कृपया मुझे दंडित करें। विशाल कछुए ने मुड़कर श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और बड़े पछतावे के साथ कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, सप्त खड्ग अमर भवन खतरों से भरा है। हालांकि विशाल कछुआ मजबूत है, लेकिन उससे बिना किसी बाधा के आने की उम्मीद करना अवास्तविक है। रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना करना बिल्कुल सामान्य है। माया को देखो, वह छोटी मूर्ख, वह 2 महीने से अधिक समय से सप्त खड्ग अमर भवन में है और वह आज ही उनके साथ जुड़ने के लिए आई है। इसके अलावा यहां पहुंचने के बाद उस छोटी मूर्ख को इतनी देर से आने में कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ है। आज तक उस छोटी मूर्ख ने उसे नमस्ते भी नहीं कहा है, केवल नन्ही मूर्ख चिड़िया के साथ बकबक कर रही है। उस छोटी मूर्ख माया की तुलना में विशाल कछुए ने पहले ही बहुत अच्छा किया है। विशाल कछुआ, वह स्थानिक अंगूठी कहां है? क्या तुम इसे लाए हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने विशाल कछुए की ओर देखते हुए पूछा। रवाना होने से पहले विशाल कछुए के मुख्य शरीर ने उसे एक स्थानिक अंगूठी लाने का निर्देश दिया था। इस अंगूठी के अंदर महाविपत्ति लोक में 15 परिष्कृत अंधकार दानव वंश के पुतले, साथ ही कई ताबीज, व्यूह और गोलियां थीं। यह स्थानिक अंगूठी सप्तखड्ग अमर भवन के भीतर उसके निर्मल अवतार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मैं इसे लाया हूं, विशाल कछुए ने उत्तर दिया। फिर स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे श्वेत वस्त्रधारी विराट को सौंप दिया। बॉस, यहां। दूसरी ओर भुवन श्वेत वस्त्रधारी विराट और विशाल कछुए को ऐसे बात करते देखकर जैसे कि कोई और न हो, और भी अधिक क्रोधित हो गया। तुम सब वहां क्या खड़े हो? जल्दी करो और उन्हें मार डालो। भुवन जल तत्व संप्रदाय के शिष्यों पर चिल्लाया। इसके साथ उसने नेतृत्व किया, अपनी युद्ध की तलवार लहराई और माया की ओर बढ़ा। भुवन की क्रोधित चीख सुनकर यशवर्धन, युग और जल तत्व संप्रदाय के अन्य शिष्य अंततः अपने अचंभे से बाहर निकले और श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया, विशाल कछुआ और गगन की ओर बढ़े। वे सभी विशाल कछुए के अचानक आगमन और उसकी दहाड़ से स्तब्ध रह गए थे, जिससे उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट और अन्य लोगों पर अपने हमले रोक दिए थे। अब उबरने के बाद उन्हें शर्मिंदगी और गुस्से की लहर महसूस हुई। उनमें से इतने सारे लोग वास्तव में दिव्य विकास लोक के शिखर पर एक साधारण कछुए से डरे हुए हैं। यह पूरी तरह से शर्मनाक था। अगर उन्होंने उस कछुए को नहीं मारा तो वे अपना चेहरा कैसे बचा सकते हैं? क्या उन पर श्वेत हिम संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के लोग हंस हंस कर नहीं मरेंगे? यह सोचकर जल तत्व संप्रदाय के शिष्य हत्या के इरादे से भर गए। इन जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं को अपनी ओर आता देखकर नन्ही चिड़िया निडर रही और सबसे पहले यशवर्धन की ओर बढ़ी। नन्ही चिड़िया को अपनी ओर आते देखकर यशवर्धन का दिल बैठ गया। उसने पहले नन्ही चिड़िया के हाथों बहुत कुछ सहा था और वह उसकी शक्ति को अच्छी तरह से जानता था। अपनी शक्ति के साथ वह किसी भी तरह से उसके लिए एक मुकाबला नहीं था। यशवर्धन ने तुरंत नन्ही चिड़िया से निपटने के लिए 5 पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों और 30 अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं को बुलाया। लेकिन यशवर्धन सहित 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 30 अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं के संयुक्त हमले का सामना करते हुए भी नन्ही चिड़िया अजेय रही। दूसरी ओर गगन ने भी 5 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 20 से अधिक अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं को रोक रखा था। विशाल कछुए ने शेष 5 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 20 से अधिक अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं के हमलों को रोक दिया। जल तत्व संप्रदाय के 100 से अधिक योद्धाओं में 17 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। सबसे मजबूत भुवन को माया ने रोक रखा था। नन्ही चिड़िया ने 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को रोका और गगन और विशाल कछुए ने भी शेष 10 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को रोक दिया। इसका मतलब था कि जल तत्व संप्रदाय के महाविपत्ति लोक के सभी विशेषज्ञ अब बंधे हुए थे। श्वेत वस्त्रधारी विराट से निपटने के लिए केवल अंतिम 50 से अधिक अर्ध रूपांतरण लोक के योद्धा बचे थे। चूंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अभी हाल ही में दिव्य विकास लोक के शिखर को तोड़ा था और उसके निर्मल अवतार की योग्यता माया, नन्ही चिड़िया और विशाल कछुए से कुछ कम थी, उसकी युद्ध शक्ति उनके जितनी नहीं थी। हालांकि जबकि श्वेत वस्त्रधारी विराट की ताकत माया, नन्ही चिड़िया और विशाल कछुए जितनी अधिक नहीं थी, वह जल तत्व संप्रदाय के 50 से अधिक अर्ध रूपांतरण लोक के योद्धाओं को संभालने में सक्षम था। 50 से अधिक अर्ध रूपांतरण लोक के योद्धाओं से निपटते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने विभिन्न युद्ध क्षेत्रों पर स्थिति का अवलोकन किया। विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में माया और भुवन के बीच का युद्ध सबसे तीव्र था। हालांकि माया का प्रतिद्वंद्वी केवल भुवन था, लेकिन भुवन की ताकत 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 30 अर्ध विपत्ति लोक के योद्धाओं की संयुक्त ताकत से अधिक थी, जिनका नन्ही चिड़िया सामना कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपनी दुर्जेय ताकत के अलावा भुवन के पास एक शक्तिशाली तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक हो गई। सौभाग्य से माया ने किसी तरह एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया था, जिससे वह जादुई कलाकृतियों के मामले में किसी से कम नहीं थी।
कुल मिलाकर माया भुवन से थोड़ी कमजोर थी। हालांकि पर्वत भंजक दानव दमन कला की अपनी साधना के कारण वह स्वाभाविक रूप से युद्ध में कुशल थी और जैसे जैसे लड़ाई जारी रही वह अक्सर मजबूत होती गई। इसलिए अल्पावधि में माया को हराना भुवन के लिए मुश्किल होगा। दूसरी ओर नन्ही चिड़िया की लड़ाई भी उतनी ही भयंकर थी। शक्तिशाली हस्तियों से घिरे होने के बावजूद नन्ही चिड़िया पीछे नहीं रही। अपनी चोंच से वह लगातार अपनी जन्मजात नील पक्षी ज्वाला उगलती रही, जिससे उसके आसपास का हिस्सा आग के उग्र समुद्र में बदल गया। उग्र आग के नीचे कई अर्धविपत्ति लोक के योद्धाओं को नीली लपटों ने तुरंत भस्म कर दिया। यह देखकर जल तत्व संप्रदाय के अर्धविपत्ति लोक के योद्धा चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीली लपटें इतनी भयानक होंगी। बाद में इन जल तत्व संप्रदाय के अर्धविपत्ति लोक के योद्धाओं ने हमला करने के लिए नन्ही चिड़िया के पास जाने की हिम्मत नहीं की, केवल एक युद्ध संरचना बनाने और दूर से हमला शुरू करने की हिम्मत की। यशवर्धन ने आग के नीले समुद्र को देखा और तुरंत ठंडी फुफकार भरी। उसने हाथ से एक संकेत किया। अपने द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र काले चक्र को सक्रिय किया। पलक झपकते ही काले चक्र से काले पानी की एक धारा फूट पड़ी। काले पानी की यह धारा आग के नीले समुद्र की ओर बह निकली।